जय हिंद कैडेट्स। आज हमारे क्रैश कोर्स का थर्ड डे है और आज हम हेल्थ एंड हाइजीन का बचा हुआ जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास में हम पढ़ेंगे योगा, फर्स्ट एड एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और जो हमारी इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज, फ्रैक्चर्स, वुंड्स, ये सारे हम चीज़ें कवर करेंगे। तो कंसिक्वेंट जो सेक्शंस हैं यानी कि 4, 5, 6 और 7, 8, 9 ये आपको अलग दो वीडियोज़ के अंदर मिलेंगे। जैसे हम आपको शुरू करने से पहले ही बताया था कि हेल्थ एंड हाइजीन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो कैडेट्स, आपको पता ही होगा कि एनसीसी गुरु चैनल पे 10 डेज एनसीसी फुल क्रैश कोर्स चल रहा है और ये 3 तारीख से चला हुआ है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को इसके ऊपर इनवाइट कर सकते हैं कि वो आए और जल्दी से जल्दी सारी वीडियोज़ को कवर करके, जो पीछे भी हमने वीडियोज़ बनाई उनको भी देख करके आप हेल्प ले सकते हैं और अपनी सी सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड सुनिश्चित कर सकते हैं। कैडेट, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स, बर्न्स एंड स्कार्स, स्नैक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, रैबिट डॉग बाइट, और यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी आई, ईयर और नोज के अंदर चली जाए तो उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है। रेस्पिरेशन जिसकी अपन नेचुरल, आर्टिफिशियल और एफएसया इंसेसिबिलिटी हो जाए तो उसको कैसे रेस्पिरेशन देना है, यानी कि पर्सन जब आराम से सांस ना ले पाए तो उसको किस तरह से रेस्पिरेशन देना है, माउथ टू माउथ देना है या फिर आर्टिफिशियल जो और मेथड होते हैं वो किस तरह से देना है। देन आपके जो सेशल कोजेज हैं जैसे ड्रोनिंग या फिर आपके स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग, इन कंडीशन में आपको किस तरह से फर्स्ट एड देनी है। चोकिंग हो जाए या सफोकेशन, सेम सी प्रोसेस है इसके अंदर, या फिर कोई पॉइजनस गैस से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको, फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक का केस हो तो उसको किस तरह से आप फर्स्ट एड देंगे, इसी की हम आज चर्चा करेंगे। कैडेट्स, जो फर्स्ट एड हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर, तो एक कॉमन चीज़ हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट एड क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो कोई पेशेंट है, उसको आप कोई भी ब्लॉकेज वाले या इवैक्यूएटेड करना है उसको जहाँ वो फंसा पड़ा हो। तो कैडेट्स, अगर पेशेंट कोई ऐसी जगह में है जहाँ पे अच्छे से सांस ना आ पा रहा हो और प्रॉब्लम में हो, तो सबसे पहले वहाँ से उसको इवैक्यूएट करना है और वहाँ से निकाल करके आपको समतल जमीन पे उनको लिटा देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये करना है। उसके बाद में अगर कोई चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उस ब्लीडिंग को रोकना है। अगर मान लो किसी सांप ने काटा है या बिच्छू ने काटा है या किसी और जानवर ने काटा है, तो आपका जो काटा हुआ जगह है उसको आप टैप वाटर, यानी कि जो आपका रनिंग वाटर है वो, या फिर आप सोप वाटर से उसको धोएं। उसके बाद में कोई एंटीसेप्टिक लोशन है आप वो लगाइए, फिर आपको बैंडेज वगैरह लगानी है वो लगाइए, और जो कॉमन जो मेडिसिन वगैरह अगर आप जानते हैं तो आप दे सकते हैं, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन देनी नहीं है। तो आप फिर हॉस्पिटल में आप उसको ले जाइए और जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो कॉमन जो आप प्रैक्टिस है फर्स्ट एड के अंदर कर सकते हैं। और एक कॉमन जो फर्स्ट एड किट है आजकल सब जगह अपने को देखने को मिल जाती है। तो आपको इसलिए जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द फंक्शनिंग एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसलिए पढ़ा था ताकि आप किसी भी पेशेंट जो मदद की रिक्वायरमेंट हो उसको आप मुहैया करा सकें। और फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कैडेट्स, यानी कि जो चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले जो हम उपलब्ध सामग्री द्वारा हेल्प करते हैं, मदद पहुंचाते हैं, उसी को अपन फर्स्ट एड बोलते हैं। तो कैडेट्स, आगे हम एक एक करके जो भी अपने पास में जैसे लिखा हुआ है उनके बारे में, हम फर्स्ट एड कैसे देते हैं, उनके सिम्टम क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कैडेट्स इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि कोई भी हमारा अंदरूनी चोट अगर लग जाए तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड देना है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो सकती है, वीक थ्रेड जो आपकी पल्स है वो आपकी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे, एंड द शैलो साइंग एंड ब्रीदिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी एंड आपको हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। आपका जो है पीलापन पड़ जाएगा, फेस पीला हो जाएगा, आइज डीपली संकन, यानी कि आपकी आइज थोड़ा दबी हुई सी दिखने लगेंगी, और रेस्टलेस एंड एंग्जियस आपको प्रॉब्लम होने लगेंगी, मेलनेस कॉन्शियसनेस, आप बेहोश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, आपको फर्स्ट एड किस तरह से देनी है। अगर आपके इंटरनल इंजरी यानी कि अंदरूनी चोट को लग जाए तो उसको आप किस तरह से फर्स्ट एड देंगे। सबसे पहले आपको जो पेशेंट है उसको वार्म एंड लाइंग डाउन, यानी कि उसको गर्म रखना और लेटा देना है। उसके बाद में आपको अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन होती है सस्पेक्टेड इंजर्ड रीजन, यानी कि आप बर्फ से उसको सेक सकते हैं। नेक्स्ट आपको चेयर ऑफ द पेशेंट, आपको पेशेंट को खुश रखना है और आपको अरेंज मेडिकल अटेंशन एज सून एज पॉसिबल, आपको जल्दी से जल्दी आप उन्हें मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स स्नैक बाइट, और ये बड़ा कॉमन सा सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो स्नैक बाइट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले विक्टिम को लिटा लेना है कंफर्टेबली। उसके बाद में आपको उसको रीएश्योर करना है, जैसे हम लोग को बताया कि आपको दिलासा देते रहना है कि भाई आप ठीक हो जाओगे, आपको जल्दी मेडिकल सुविधा मिल जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ। ये आपको बोलते रहना है, पेशेंट को उसका मोरल हाई करना है, मोटिवेट करते रहना है। उसके बाद में आपको लाइट कंस्ट्रिक्टिंग टर्निकेट आप उसको बांध सकते, जैसे आपके जेब में रुमाल हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, और बैंडेज वगैरह आप उसको अप्लाई कर दें, ताकि जो वो स्नैक बाइट है उसका जो ब्लड के अंदर जो पॉइजन गया है वो पूरी बॉडी के अंदर फैले ना। इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसको आप बैंडेज वगैरह अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इनसाइड इनटू द स्किन 2 into ½ इंच अक्रॉस द फेस मार्क विद ए ब्लेड। आपके पास में अगर कोई ब्लेड अवेलेबल है तो आप उसको जो यहाँ से काटा है उसको आप क्या कर देंगे, ब्लेड से काट देंगे। फिर आप सकता ब्लड को सक भी कर सकते हैं। उसके बाद में evacuate the patient to the hospital as soon as the possible and breathing fails give the artificial respiration। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी फर्स्ट एड के दौरान अगर रेस्पिरेशन की कमी हो रही है तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप उनको उपलब्ध करवाएं। नेक्स्ट अपने पास में कैडेट्स स्कॉर्पियन बाइट, ये भी स्नैक बाइट की तरह ही है। स्कॉर्पियन बाइट के अंदर क्या होगा, बाइट बाय स्कॉर्पियन शुड बी ट्रीटेड एज द स्नैक बाइट। और इसके अंदर फर्स्ट एड क्या देंगे, जो ब्लड अगर निकल रहा है तो आप उसको क्लीन करेंगे और आप एंटीसेप्टिक लोशन उसके अंदर लगा देंगे और आप नियरेस्ट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल पेशेंट को लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो कैडेट्स हमारे पास में कॉमन सा सवाल आता है, डॉग बाइट, यानी कि रेबीज एक बीमारी होती है जो कि कुत्ता, बंदर और चमगादड़ के काटने से होती है। तो इस बीमारी से अपने को कैसे बचना है, उसी के लिए अपने पास में जो फर्स्ट एड बताई गई है। फर्स्ट क्या होगा, रेबिड डॉग बाइट में आप रेबीज वेरी डेंजरस डिजीज, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। और एक आपने सुना होगा कैडेट्स हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पेशेंट पानी से डरने लगता है। वो जैसे ही आप उसको पानी पिलाएंगे या फिर पानी के पास ले जाएंगे कि पेशेंट को डर लगेगा और वो छटपटाने लगेगा। तो ये एक सिम्टम होता है अगर आप रेबीज के इन्फेक्शन से कांटेक्ट में आते हैं तो। नेक्स्ट अपने पास में जैसे इसका फर्स्ट एड क्या है, सबसे पहले अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से धोएंगे, यानी कि जो सोप लेकर के, साबुन लेकर के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है, ताकि वो जो रेबीज का जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने ना पाए। नेक्स्ट आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, आपके पास अवेलेबल है तो एंटी रेबीज वैक्सीन आपको इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, जो कि जनरली पहले 14 लगते थे, फिर 7 लगते थे, अभी 5 इंजेक्शन से आपका काम चल जाता है। लेकिन फिर भी आपका प्रिवेंशन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके घर में जो पेट्स है उनके रेबीज का टीका लगवा के रख सकते हैं, ताकि अगर वो गलती से काट भी ले तो आपको रेबीज ना होने पाए। इसके अंदर कैडेट्स आपको डॉग एंड द पेशेंट दोनों को 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है। अगर वो कुछ उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे झाग वगैरह मुंह से निकल रहे हो या फिर पानी से डरता रहे हो या फिर खाना वाना ना खाए, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये रेबीज का केस हो सकता है। एंड रेबीज का केस हो या ना हो, प्रिवेंशन के रूप में आप खुद एक बार अगर आप गलती से कुत्ते ने काट लिया है तो आप रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाना। जो वैक्सीन लगती है आपकी 5 डोजेज लगती हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट अपने पास में कोई भी फॉरेन बॉडी यानी कि आई, ईयर और नोज अगर चली जाए तो उनके कैसे निकालना है और पेशेंट को फर्स्ट एड देनी है। तो ये जनरली अपने को चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, तो उनको किस तरह से केयर करना है अगर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है कैडेट्स पार्टिकल्स ऑफ द कोल और डस्ट में नोज ऑन द आई बोल या फिर आपकी ईयर, आई, नोज इसके अंदर चला जाए तो उसको कैसे करेंगे, नॉट टू रब आईज। आपको आंखों को रगड़ना नहीं है, रगड़ रगड़ के आप उसको और इरिटेट करेंगे और वो अंदर इंजरी कर देगा। नेक्स्ट वॉश द आई, आपको आई को धोना है। एंड द सर्च फॉर दी फॉरेन बॉडी, अगर आपको फॉरेन बॉडी हाथ से दिख रही है तो आप जेंटली आप उसको हैंडकरचीफ या फिर आप कोई भी क्लीन ग्लोव लेके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप बॉडी फिक्स हो रखी है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वहां पे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स ईयर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी चली जाए तो उसको आप कोई भी पिन की मदद से आप उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फोर्सेप्स या पिन जो है आपके ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके आप उसको क्योर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स फॉरेन बॉडी इन द नोज। इसके अंदर जनरली जो है आपको चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है और इसका फर्स्ट एड है ब्लोइंग द नोज, यानी कि आप नाक से फूंक मारेंगे तो वो फॉरेन बॉडी निकल जाएगी। आपको स्नीजिंग करेंगे उससे निकल जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग थ्रू दी माउथ। आपको जब तक वो फॉरेन बॉडी आपके वहां पे नोज में टिकी हुई है तो आपको माउथ से सांस लेना है और आप पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल आप भेज सकते हैं। अगर आप जो जनरली स्नीजिंग और जो ब्लोइंग ऑफ द एयर फ्रॉम द नोज इससे क्योर नहीं होता है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल उसको भेजना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स रेस्पिरेशन, यानी कि जो नेचुरल जो हमारा पाथवे है रेस्पिरेशन का, वो अगर ब्लॉक हो जाए और पेशेंट
आराम से सांस ना ले पाए तो आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। ये एस्फिक्सिया कंडीशन में हो सकता है एंड इनसेंसिटिविटी कंडीशन में हो सकता है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है? ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यही आपका रेस्पिरेशन है जो आपके लंग्स और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर वो इसको कंट्रोल करता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स एस्फिक्सिया, यानी कि सांस में रुकावट। इसके अंदर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इंटरफेयर विद द रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग इरेगुलरिटीज इन ब्रीथ प्रोड्यूसेस ए कंडीशन नोन एज एस्फिक्सिया, यानी कि सांस लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है उसी को अपन एस्फिक्सिया कंडीशन बोलते हैं। ये कोई भी कारण हो सकता है, इसके ड्रोनिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, इनकी वजह से आपको क्या हो सकता है? एस्फिक्सिया हो सकता है। और लाइक ऑल डोज ऑफ द ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड डिजीज एक्सेट्रा, इनकी वजह से आपको एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपने बताया आपको एस्फिक्सिया, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिजीनेस एंड वीकनेस आपको आ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, आप आराम से ब्रीथ ना कर पाए, ठीक है, रैपिड पल्स एंड पार्शियल लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, आप बेहोश भी हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ द वेंस ऑफ द नेक एंड फेस, लिप्स, नेल्स, फिंगर्स एंड द टोज एंड ब्लू। यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो हो सकता है फूला हुआ दिखे, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपकी नसें मोटी मोटी हो जाएंगी। आप पेशेंट को पता लगा सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या कि माउथ रेस्पिरेशन आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आपको ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट आ रही है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एड के अंदर आएगा। तो कैडेट्स इसके अंदर जनरल रूल्स फॉर ट्रीटमेंट एस्फिक्सिया क्या है? रिमूव द कॉज, या फिर आपका फ्री पैसेज या फिर एयर का जो पैसेज है उसको फ्री करना है एंड ले द इंडिविजुअल, ताकि वो आसानी से सांस ले पाए और आपको फ्रेश एयर में उनको लेटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है कैडेट स्पेशल केसेस, यानी कि ड्रोनिंग एंड दिस इज फॉर द चोकिंग। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं? माउथ, थ्रोट एंड नोस्ट्रिल। सबसे पहले आप ड्रोनिंग का केस है, यानी कि डूबने की स्थिति में आप क्या करेंगे? पेशेंट को वाटर बॉडी से बाहर निकालेंगे, उनके जो क्लोथ्स है, वेट क्लोथ्स, उनको आप रिमूव करेंगे, और जो भी माउथ, नोस्ट्रिल्स, इसके अंदर कोई भी म्यूकस या फिर अदर ऑब्स्ट्रक्शन और फॉरेन बॉडी जा रखी हो तो आप उसको रिमूव करेंगे। देन आप क्या करेंगे कैडेट्स? पेशेंट शुड बी मेड टू लाई डाउन, और आपके जो आर्म्स टच कर देंगे और आपको उसको उल्टा लिटा के आप उसको ऐसे फोर्स करेंगे ताकि जो भी पानी या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है फॉरेन बॉडी आप उसको रिमूव कर देंगे। एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की अगर जरूरत है तो आप उसको वो भी देंगे एंड ब्लैंकेट उड़ा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट चोकिंग। इसके अंदर भी आपको सेम वही चीज करनी है, यानी कि आपको कैजुअलिटी को हेड एंड शोल्डर से आगे फॉरवर्ड मोड़ देना है ताकि वो जो फॉरेन बॉडी या फिर जिस वजह से चोकिंग हो रही है आप उसको रिमूव कर सके। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसके दोनों पैर पकड़ के आप उसको उल्टा लटकाएंगे, उससे भी आपकी जो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगी और उसका जो एयर पैसेज है वो खुल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स फर्स्ट एड इन द स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग, यानी कि लटकने की स्थिति में, यानी कि आपकी सांस जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। कंस्ट्रिक्शन अगर कोई है तो उसको आप कट कर देंगे, एयर पैसेज को क्लियर करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं उसको, और इनहेलेशन इफ पॉसिबल। इनहेलेशन यानी कि आपको माउथ माउथ रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। एंड मेक द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, आप उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे। एंड नेक्स्ट आपके पास में आता है सफोकेशन बाय पॉइजनस गैस। तो इसका एक ही उपाय है कैडेट्स, आपको कैजुअलिटी को वहां से गैस चैम्बर से एज सून एज पॉसिबल आपको वहां से हटा लेना है। तो इस तरह से आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स इनसेंसिटिव और अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोशी की अवस्था। ये कैडेट्स इंटरप्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द ब्रेन थ्रू सम इंटरफेरेंस विद द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपका ब्रेन काम करना थोड़ा बंद कर दे, आपको जो स्टिमुला यानी कि जो आप एक्सटर्नल कुछ भी आप उनको बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्स ना दे, तो इसी को हम बोलते हैं बेहोशी की अवस्था। और इसकी चार अवस्थाएं होती है। एक तो होता है डेलिरियम, दूसरा होता है थोड़ा बहुत वो रिस्पॉन्स करे, तीसरा होता है सेमी कोमा एंड फिर कोमा। डेलिरियम के अंदर क्या होता है कैडेट्स? रेस्टलेस, यानी कि बेचैनी होती है बॉडी पार्ट्स की एंड माइंड प्रेजेंट होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेज होता है पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द लाउड कमांड्स, यानी कि हम बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के अंदर उनको कमांड दे या कुछ बोले तो वो बहुत धीरे से आप उनका रिस्पॉन्स सुनेंगे। नेक्स्ट आप सेमी कोमा, इसके अंदर क्या होगा कैडेट्स? पेशेंट रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस, यानी कि आप उनको पिन वगैरह चुभा रहे हो उसका वो रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट अपने पास में होता है फोर्थ स्टेज, जिसके अंदर आप बोलते हैं नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोमा की कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कैडेट्स जो अनकॉन्शियसनेस है उसकी चार स्टेज है, डेलिरियम, देन पेशेंट रिस्पॉन्स टू लाउड कमांड्स एंड देन सेमी कोमा एंड द कोमा। जो कोमा की स्थिति है कैडेट्स वो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। जैसे कोमा के अंदर ये म्यूजिक सुना के इनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये अनकॉन्शियसनेस किसकी वजह से होता है? हेड इंजरी
हेमरेज फ्रॉम ब्रेन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक कोमा, हेपेटिक कोमा, यूरेमिक कोमा, एक्सेसिव नार्कोटिक्स, जैसे आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह या फिर जो दवाइयाँ खा लेते हैं उससे भी आपको कोमा की स्थिति पैदा हो सकती है। एंड आपके फिजिकल एजेंट्स सच एज हीट स्ट्रोक, इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा, एपिलेप्सी जिससे आपको मिर्गी का दौरा पड़ना एंड हिस्ट्री से इत्यादि से आपको कोमा की स्थिति पैदा हो सकती है। अनकॉन्शियसनेस को दूर करने के लिए कैडेट्स आपको फर्स्ट एड देनी हो तो सबसे पहले आपको पेशेंट को रिचा लेना है, उसके बाद में आपको क्लोथिंग को लूज कर देना ताकि आप जो एयर का एंट्री है वो आराम से हो पाए और उसको फ्रेश एयर में अवेलेबल कराना। अगर पॉसिबल हो और उनको जरूरत पड़े तो आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उनको प्रोवाइड कराना है एंड नथिंग शुड बी गिवन बाय द माउथ। माउथ से आपको कोई भी उनको इंटेक नहीं करवाना है और इस तरह से आप कैडेट्स अनकॉन्शियस पर्सन को कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, बेहोशी से होश में ला सकते हैं। अब कैडेट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कैडेट्स? तब कोई नेचुरली रेस्पायर ना कर पाए, सांस ना ले पाए तो उनको हम बाहर से कुछ ना कुछ तरीकों से मदद करके सांस लेने में हेल्प करें, उसी को अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में आता है CPR, कार्डियक पुल्मोनरी रिससिटेशन। ये जनरली आपसे डेफिनेशन और इसकी जो फुल फॉर्म है पूछ जाती है। तो कैडेट्स आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, if there is any irregularity in breathing or a cardiac arrest, artificial respiration is given. If it is correctly and in time, the patient life can be saved. यानी कि आप सही समय पे आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवा दे तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अब कैडेट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 3 तरीके के होते हैं। ये होता है होल्जर-निल्सन मेथड, स्केपर मेथड एंड दी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ये आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो फर्स्ट 2 मेथड है आपको जो पढ़ना है वो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। उसको क्या करना है आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए सबसे पहले आपको कैडेट्स पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पेडिट का जो हेड है और जो आईज है वो अप रहेंगी, आप सीधे आप उसको लिटाएंगे और आप सबसे पहले क्लीन द माउथ, उसके बाद में एक्सटेंड द नेक। आप नेक को थोड़ा मोड़ लेंगे जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखा गया है। ये जो है आपका पेशेंट को थोड़ा मोड़ लेंगे। नेक्स्ट आपके पास में डायरेक्टली एंड स्लोली 10 to 12 टाइम्स पर मिनट आपको माउथ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है, या तो कोई क्लीन गैस अप्लाई करना है या फिर ब्लो डायरेक्टली 10 से 12 आपको जो है पर मिनट रेस्पिरेशन देना है। और इस तरह से आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो कैडेट्स एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमारे पास में हमने सबसे पहले पढ़ा इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स, बर्न्स एंड स्कार्स, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, रैबिट डॉग बाइट, फॉरेन बॉडीज, आईज, ईयर, नोज। एंड देन हमने पढ़ा कैडेट्स रेस्पिरेशन, जैसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किस कंडीशन में, एस्फिक्सिया में, इनसेसिबिलिटी में। देन हमने स्पेशल केसेस लाइक ड्रोनिंग, इन एड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग। देन हमने पढ़ा एड केस ऑफ चोकिंग। देन हमने इन द सफोकेशन बाय पॉइजनस गैस एंड इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब हमने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम कैडेट्स देखेंगे what are the type of wounds and the first aid for the wounds। अभी हम कैडेट्स हेल्थ एंड हाइजीन के 5th सेक्शन पे आ गए और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, व्हाट आर द वुंड्स और क्या उनके टाइप्स होते हैं और किस तरह से हम वुंड्स अगर आ गए हैं तो क्या फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर कैडेट्स वुंड्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज द ब्रेक इनटू कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और मसल मेम्ब्रेन, इट इज कॉज्ड बाय वॉलेंस, यानी कि कोई भी वॉलेंस होने की वजह से जो मसल्स और स्किन के अंदर ब्रेकेज आ जाता है उसी को अपन वुंड बोलते हैं। लेकिन अगर कैडेट्स हमें फ्रैक्चर आ जाए तो यानी कि बोन्स के अंदर ब्रेकेज आ जाए उसको अपन फ्रैक्चर बोलते हैं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कैडेट्स, मसल्स और स्किन के अंदर ब्रेकेज आ रहा है तो आप बोलेंगे वुंड हो रहा है, अगर बोन्स के अंदर ब्रेकेज आ रहा है तो आप बोलेंगे फ्रैक्चर हो रहा है। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है? टाइप्स होते हैं इनसाइड वुंड, लैसेरेटेड वुंड, कंटूजन वुंड, गन शॉट वुंड, शेल वुंड, पंक्चर वुंड, ओपन। इसके अंदर अपने पास में देखेंगे इंसिजन, लैसेरेशंस, एब्रेजन्स, एवल्जन्स, पंक्चर वुंड्स, पेनिट्रेशन वुंड्स। अब थोड़ा छोटा हम आपको इनके बारे में बता दें। जैसे इनसाइड वुंड्स यानी कि आपने इंसिजन उसका हुआ है, लैसेरेटेड वुंड यानी कोई ब्लंट, आप याद रखें कैडेट्स, ब्लंट चीज से आपको वुंड बना है। कंटूजन क्लोज्ड वुंड, उसके बाद में आपका गन शॉट यानी कि कोई ब्लड वगैरह से आपको वुंड बना है। शेल वुंड यानी कि कोई ग्रेनेड वगैरह से बना है। पंक्चर्ड वुंड, इंसिजन यानी कि कोई भी नाइफ बैलेट वगैरह से आपको इंसिजन हुआ। लैसेरेटेड हुआ हमने आपको बताया ब्लंट से बना है। नेक्स्ट आपके पास एब्रेजन यानी कि कोई आपको ब्रूज यानी खरोंच आना उसको बोलते हैं एब्रेजन। अवल्जन यानी कि आपको पूरी पूरी चमड़ी उतर जाए वो अवल्जन है। नेक्स्ट आपका पंक्चर वुंड्स यानी कि पंक्चर हो जाए। एंड नेक्स्ट आपका पेनिट्रेशन वुंड्स, कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी पेनिट्रेट करके आपके मसल्स एंड स्किन को डैमेज करती है वो आपका पेनिट्रेटेड वुंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कैडेट्स एक एक वुंड के बारे में डिटेल में जानेंगे 2-2 लाइनों के अंदर।
तो कैडेट्स हमने आपको बताया जैसे आपका इनसाइड वुंड है वो शार्प जो इंस्ट्रूमेंट होगा जैसे नाइफ ग्रेजरिंग की मदद से होगा, लेसरेटेड वुंड आपका कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी मदद से आपको होगा, पंक्चर्ड वुंड यानी कि डीप नैरो वुंड होगा जैसे बायनोड या फिर नाइफ की मदद से हो सकता है, गन शॉट वुंड कोई आपको बुलेट से जो वुंड बनेगा, सेल वुंड यानी कि जो आपका ग्रेनेड वगैरह से वुंड बनेगा, कंट्यूजन वुंड यानी कि इंजरी और ब्रूज आपका हो जाए, स्किन में नॉट बी ब्रोकन, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से आपका कंट्यूजन होगा। अभी कैडेट्स आपको अगर वुंड्स की फर्स्ट एड देने तो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद में हम स्टेरिलाइज ड्रेसिंग करेंगे यानी कि आपको अच्छे से साफ करेंगे और साफ सुथरे कपड़े से या फिर बैंडेज से उसको कवर करेंगे। एंड देन इमोबिलाइज द पार्ट, अगर आपका ये उसके हिलने से दर्द ज्यादा हो रहा तो आप उसको इमोबिलाइज कर देंगे, स्लिंग की मदद से इमोबिलाइज कर सकते हैं। एंड देन ट्रीट द पेशेंट फॉर द शॉक एंड सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स इसका ड्रेसिंग ऑफ द वुंड्स। वुंड की ड्रेसिंग की जरूरत क्या है, वो है टू वुंड इज टू बी क्लीन विद एंटीसेप्टिक लोशन एंड कवर्ड विद कॉटन और गेज पीस विद मेडिकेशन बिफोर अप्लाइंग बैंडेज। ठीक है, इसकी एम क्या क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट द वुंड फॉर इन्फेक्शन से बचाने के लिए, रिड्यूस स्वेलिंग एंड अर्ली हीलिंग, to support the affected part, enable the individual to carry out day-to-day activities and stop the bleeding। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। अब हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए होते हैं, जिस तरह से अपने पास में एंटीसेप्टिक लोशन है, कॉटन है, गोज पीस है, यानी कि हमारे पास कुछ पैड्स होते हैं जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे गोज पीस, ये पट्टी की तरह ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास बैंडेज ऑफ डिफरेंट साइज, क्रीप बैंडेज हो सकता है, एस ऑइंटमेंट एंड पाउडर एंड द सीजर्स, दीज आर द रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर द फर्स्ट एड एंड द ड्रेसिंग ऑफ द वुंड्स। तो कैडेट्स हमने पहले ही देखा कि क्या प्रोसीजर है वुंड्स को ड्रेसिंग करने का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम रीएश्योर द पेशेंट, उसके बाद में एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे एंड देन आपको बैंडेज से आप उनको कवर कर देंगे। एंड देन नोट, जो एक आप गांठ बांधनी है, जो आप पट्टी बांध रहे हो उसकी गांठ है आपको वुंड के ऊपर नहीं रखनी है क्योंकि वो ज़्यादा पेनफुल होता है, आपको थोड़ा सा साइड में गांठ बांधनी है। एंड नेक्स्ट बैंडेजिंग शुड बी आइदर टू टाइट और लूज, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट और लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक आपको अच्छे तरीके से बैंडेज को बांध देना है। सेक्शन 5 के अंदर हमने देखा कैडेट्स इनसाइड वुंड्स, लेसरेटेड वुंड, पंक्चर्ड वुंड्स, दैट इंसिजन, लेसरेशंस, एब्रेजन्स, एवल्जन्स, पंक्चर वुंड्स, पेनिट्रेशन, कंटूजन, गनशॉट और सेल वुंड। अभी अगला जो हमारे सेक्शन है कैडेट्स 6, उसके अंदर हम देखेंगे योगा और डिफरेंट आसनास। तो कैडेट 6 सेक्शन के अंदर हमारे पास में आता है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड एक्सरसाइजेस। तो हेल्थ जो मानी जाती है कैडेट, द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द हेल्थ। और एक हेल्दी पर्सन हम तभी बोल सकते हैं जब वो सारी डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट एनी हिंड्रेंस कर सके, हंसी खुशी कर सके। तो कैडेट्स जो हमारा योगा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के अंदर। और जो कैडेट सेज पतंजलि है उनको बोलते हैं फादर ऑफ द योगा, ये आपको याद रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ योगा, तो आपको जवाब देना है सेज पतंजलि। अब इसके अंदर उन्होंने दिया था अष्टांग, यानी कि यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रतिहार, धन, ध्यान और समाधि। तो कैडेट्स ये जो आपने देखा अष्टांग, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि, हमें योगा की जरूरत क्यों है। तो आप देखते होंगे डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे वर्क प्लेस पे कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस ये सब आप बिना चाहे भी आपके अंदर आ जाती है। तो उसको क्योर करने के लिए आप योगा की हेल्प ले सकते हैं और डेली आप योगा करेंगे। तो आपने सुना ही होगा, करो योग रहो नियोग। और आपको याद रखना कैडेट्स, हर साल 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि व्हेन इज द योगा डे इज सेलिब्रेटेड, एंड योर आंसर शुड बी 21 जून एवरी ईयर। इसके अंदर क्या होता है कैडेट्स, आपका होलिस्टिक अप्रोच है योगा, यानी कि आपको कोई भी स्ट्रेस, सैडनेस, एंगर, स्ट्रेन, टेंशन इत्यादि आ जाता है तो आप उसको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर को एक पर्सन की क्या कर सकते हैं, आप एनहांस कर सकते हैं, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। तो हार्मोनाइज ऑल डिस्टर्बेंसेस, एडिकेट्स इल इफेक्ट्स, यानी कि आप सब कुछ योगा की मदद से रिमूव कर सकते हैं। और चार्मिंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, अगर कोई पर्सन योगा करता है तो बहुत हंसी खुशी अपने पूरे दिन के कार्यों को अंजाम देता है और खुश रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय योगा, लाइक एटीट्यूड, लिविंग पैटर्न, वर्क डिजाइन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन सब की वजह से हम क्या करते हैं कैडेट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, इन सबको ना चाहते हुए भी
अपने अंदर ले लेते हैं, तो इन्हीं को क्योर करने के लिए हम योगा की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि टू प्रोवाइड योगा प्रोवाइड फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू ए पर्सन। तो कैडेट्स, हम अब डिफरेंट आसन देखेंगे और उनको किस तरह से हम आपको डायग्राम दिखाएंगे कि क्या उनकी पोजीशन होती है और उनसे क्या फायदे होते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट देखेंगे, जैसे पद्मासना, बुद्ध पद्मासना, सिद्धासना, ज्ञान मुद्रा, त्रिकोणासना, अर्धचंद्रासना, सूर्य नमस्कार, शवासना। इसमें सूर्य नमस्कार में आपको पता ही होगा कि 12 स्टेजेज होती है और अलग अलग स्टेज में सूर्य नारायण देव के मंत्रों का जाप करते हुए अलग अलग स्थिति और पोजीशन के अंदर बदलते रहते हैं और 12 चरणों के अंदर सूर्य नमस्कार हम करते हैं। इसके बाद में आपका गोमुखासन, वज्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, इन आसनों को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो हालांकि ये क्रैश कोर्स है कैडेट्स, फिर भी हम आपको थोड़ा डिटेल में सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कैडेट्स पद्मासना। तो ये आसन हमारे को अस्थमा, हिस्टीरिया और इंसोम्निया की जैसी बीमारी से निजात दिलाता है। ये आप देख सकते हैं कैडेट्स पद्मासना कैसे होता है। आपको दोनों पैरों को फोल्ड करके और हाथों को इस पोजीशन में लेकर के पद्मासन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स बुद्ध पद्मासन, यानी कि आप ये एडवांस स्टेज समझ सकते हैं। बुद्ध पद्मासन यानी कि ये क्या करता है, अपने नर्वस सिस्टम और एब्डोमेन के हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास में सिद्धासन, यानी कि सिद्ध की प्राप्ति के लिए हम जो आसन करते हैं वो सिद्धासना, और इसके अंदर हमारे जो द माइंड टू फॉर्म अटेंटिव एंड अलर्ट, यानी कि जो हमारे मेंटल जो पावर है उसको एनलाइटमेंट करने में अपनी हेल्प करता है, अवेकन द पावर ऑफ द कुंडलिनी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स त्रिकोणासना, यानी कि हमारे जो पैरों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो हमारे ये जो पैर है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी आपकी 60 to 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये हमारे आई, स्पाइनल कोड, नेक एंड मेंटल पावर को एनहेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास में अर्धचंद्रासन, चंद्र आधा जो चंद्र है उसके आकार जैसा हम आसना करते हैं। इसके अंदर हमारे फंक्शन ऑफ द हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टोमक, लंग्स एंड मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स शवासना, ये जो हमारा सबसे फेवरेट आसन है। तो कैडेट्स हम क्या करते हैं, चुपचाप से लेट जाते हैं और आंखें बंद, हाथ सामने, पैर सीधे, कोई बैंड नहीं होना चाहिए और आसानी से इस आसन को करते हैं। तो कैडेट्स ध्यान रखना है कि टाइमिंग 5 से 10 मिनट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार शवासना करने लगे और फिर आप सोते ही रह गए, ठीक है। तो आपको इस आसन की टाइमिंग का तो बड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स गोमुखासन, ये आपके इंटेस्टाइन, स्टोमक इत्यादि में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे कैडेट्स वज्रासन, ये आपको पता ही है, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए आसना को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि इंडाइजेशन, एलिमिनेशन, गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स धनुरासन, इसमें धनुष के आकार जैसा हमारा शरीर को हम आकृति बनाएंगे और अब्डोमेन मसल्स, लोअर बैक पेन और थाइज, इसके अंदर हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में भुजंगासन, ये आप देख सकते हैं कैडेट्स, आपको ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ देखना है और ये गुड फॉर द स्पाइन एंड द चेस्ट एंड नेक एंड द हेड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसको मदद करता है, चेस्ट और जी नेक एंड हेड इनकी वेलबींग के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा कैडेट्स चक्रासन, चक्र के जैसा आसन, इसके अंदर हमारा कैडेट्स आसन हेल्प्स इन मेकिंग द स्पाइन स्पल, यानी स्पल का मतलब होता है कैडेट्स फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैडेट्स सर्वांगासन, यानी कि एक ऐसा आसन जिसके अंदर हर एक अंग इन्वॉल्व होता हो। इसके अंदर जैसे डू नॉट गिव जर्स, आपको झटके नहीं देने, नहीं तो आप चोट खा सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। आसन इंप्रूव सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जो ये सिस्टम है इनकी जो फंक्शनिंग है इनको ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स हलासन, इसमें क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड द इलास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स सूर्य नमस्कार, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि ये 12 चरण होते हैं और अलग अलग चरण में आप सूर्य नारायण देव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अलग अलग पोजीशन में आते हैं। आप देख सकते हैं कि सेम सी पोजीशन होती है, रिपीट एक बार 6 पोजीशन, उसके बाद वापस 6 पोजीशन। ये आप अलग अलग पोजीशन के अंदर क्या क्या करना है आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपके पास में जो 12 मंत्र हैं, सूर्य नमस्कार मंत्र हैं, वो आप उनका उच्चारण करते हुए आप सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। तो कैडेट्स कंक्लूजन के अंदर हम बता सकते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान के पास कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल और सोशल और स्पिरिचुअल पावर उसकी अच्छे से काम करे और वो सारे काम डे टू डे एक्टिविटीज है विदाउट एनी हिंड्रेंस कंप्लीट कर सके, उसी को अपन एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। और योगा एंड आसना हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कैडेट्स हमने डिफरेंट आसना देखे, जैसे पद्मासना, बुद्ध पद्मासना, सिद्धासना, ज्ञान मुद्रा, त्रिकोणासना, अर्धचंद्रासना, सूर्य नमस्कार, शवासना, गोमुखासन, वज्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन।
तो कैडेट इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स, योगा एंड फर्स्ट एड। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम कैडेट्स जो रिमेनिंग पार्ट है हेल्थ एंड हाइजीन का वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इवैक्यूएशन ऑफ द कैजुअलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और जो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैडेट्स बहुत सारे कैडेट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, तो हिंदी में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम पढ़ा सकते हैं, और आपको प्रॉपर हिंदी के अंदर आपको लेक्चर चाहिए तो हम एक टारगेट रखते हैं, जैसे ही हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे आपको इसी तरह से प्रॉपर हिंदी के अंदर हम मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, एक पैरेलल बैच हमारा हिंदी का चल जाएगा। तो कैडेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने सभी दोस्तों को बताएं, ताकि उनको भी C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर अल्फ़ा ग्रेड लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सभी अपनी अल्फ़ा ग्रेड सुनिश्चित करें। वी होप दैट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।